नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और आपके साथ मैं राजेंद्र देव। खबर अमेठी से, वहां पर आग का तांडव दिखाई दिया। अमेठी में शॉर्ट सर्किट से टेंट हाउस की दुकान में भीषण आग लग गई। इस आग से 40 लाख से ज्यादा का टेंट हाउस का सामान जलकर राख हो गया। यही नहीं, आग की चपेट में आने से 3 बाइक्स भी राख हो गई जलकर। ग्रामीणों की मदद से फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यह अमेठी की तस्वीरें, शॉर्ट सर्किट से लगी आग बताई जा रही है और 3 बाइक्स भी जलकर खाक, 40 लाख का सामान भी जल गया इसमें। अमेठी में आग का कहर, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। आग से जलकर खाक हुआ टेंट हाउस, 40 लाख का सामान स्वाहा, 3 बाइक्स भी जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाने की कोशिश की। और अब तस्वीरें हरिद्वार से, वहां पर हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर जंगल से निकलकर 2 हाथी आ धमके। हाथी बहुत देर तक प्लेटफॉर्म और रेलवे ट्रैक पर घूमते रहे। सूचना पर पहुंचे पार्क कर्मियों ने मुश्किल से हाथियों को जंगल में खदेड़ा। गनीमत रही जब हाथी आए तब देर रात थी और प्लेटफॉर्म खाली था। आप देखिए ये फुटेज, हरिद्वार में रेलवे ट्रैक पर हाथी आ गए। शुक्र की बात ये देखिए, ये खाली था उस वक्त। रेलवे ट्रैक पर हाथी कैसे आए, इसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। एक हाथी रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी दिखाई दिया, सिर्फ ट्रैक पर ही नहीं, प्लेटफॉर्म पर भी पहुंच गया। ये देखिए, ये हरिद्वार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की तस्वीर देख रहे हैं आप। हाथी चहलकदमी करता हुआ प्लेटफॉर्म पर। 2 हाथी दिखाई दिए रात को। गनीमत ये थी कि प्लेटफॉर्म खाली था। ये दूसरा हाथी जो ट्रैक पर दिखाई दिया, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो ऐसे रिहायशी इलाकों में रेलवे प्लेटफॉर्म पर, रेलवे ट्रैक पर वन्य जीव, 2 हाथी, एक प्लेटफॉर्म पर, दूसरा ट्रैक पर, हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर। आगे बढ़ते हैं, कोरोना की बात करते हैं। उसकी रफ्तार तेज दिखाई दे रही है। 24 घंटे में सामने आए हैं 53,000 से ज्यादा मामले। 251 लोगों की 24 घंटे में कोरोना से मौत की भी खबर आ रही है और एक्टिव केसेस की संख्या जा पहुंची है करीब 4 लाख। कल सामने आए थे 47,000 से ज्यादा मामले और अब 53,000 से ज्यादा मामले। जब कोरोना पीक पर था पिछले वर्ष के आखिर में, उस वक्त इसी तरह के फिगर्स आते थे। वापस वही रफ्तार दिख रही है। कल 47,000 से ज्यादा मामले थे, उसके बाद 53,000 से ज्यादा मामले बीते 24 घंटों में रिपोर्ट हुए हैं। यानी आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ता हुआ। फिर से कोरोना का भय चारों ओर। 53,000 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटे में। 10 बड़ी अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं, कैसे कोरोना संक्रमण में तेजी आई है बता रहे हैं आपको। पिछले 24 घंटे में 53,000 से ज्यादा मामले, उसके पहले 24 घंटे में 47,000 से ज्यादा मरीज सामने आए थे। कुल एक्टिव केसेस की संख्या जा पहुंची है 1,17,00,000 से ज्यादा। 251 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। कुल मौतों की संख्या 1,60,692। एक्टिव केसेस की संख्या 3,95,192 कुल देश में। डिस्चार्ज हुए जो मरीज हैं उनकी संख्या 1,12,31,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र के कई इलाकों में लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। तो ये देखिए आप, 23 मार्च को 40,000 से ज्यादा मामले, 24 मार्च को 47,000 से ज्यादा मामले और 25 मार्च को 53,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए। लगातार ये आंकड़ा बढ़ता हुआ, इन आंकड़ों में तेजी आ रही है और ये वापस डराने वाला है। कोरोना की बात हो रही है, आपको कोविशील्ड वैक्सीन से जुड़ी बड़ी खबर दे दें। कोविशील्ड वैक्सीन के निर्यात पर, उसके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी गई है। यह सूत्रों के हवाले से जानकारी हमारे पास है। देश में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए फैसला लिया गया है। 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन लगाने का प्लान है। बड़ी खबर, कोविशील्ड के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी गई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर हमारे पास। और 1 अप्रैल से 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। उन्हें कोई गंभीर बीमारी या कोमॉर्बिडिटी हो या ना हो,
आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में कोरोना हेल्पलाइन के 12 कर्मचारी संक्रमित मिले हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्थित कॉल सेंटर को बंद कर दिया गया इस वजह से। एक महिला में कोरोना संक्रमण के बाद सभी का वहां पर टेस्ट कराया गया और एंटीजन टेस्ट के बाद सभी का आरटी-पीसीआर टेस्ट भी किया गया। एनएचएम में टीके के बाद भी एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिला। दूसरी डोज के 14 दिन बाद वो संक्रमित हो गया है। महत्वपूर्ण, दूसरी डोज लगने के 14 दिनों बाद यह कर्मचारी संक्रमित हो गया और कोरोना हेल्पलाइन के 12 कर्मचारी, कुल 12 कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं और उसके बाद इस कॉल सेंटर को बंद करना पड़ा है। एंटीजन टेस्ट के बाद इन सभी का आरटी-पीसीआर टेस्ट किया गया और उसके बाद जो आंकड़े आए उसकी वजह से इस सेंटर को ही बंद करना पड़ा। 12 लोग संक्रमित पाए गए। अगली खबर अलीगढ़ से है। वहां के खैर कोतवाली क्षेत्र में खेतों पर गया आईटीआई का छात्र सोमवार को अचानक गायब हो गया। मंगलवार की दोपहर के बाद गायब छात्र की बहन के मोबाइल फोन पर उसके ही फोन से फिरौती की रकम की मांग करते हुए मैसेज भेजा गया। बहन के मोबाइल पर पहुंचे फिरौती के मैसेज में 20 लाख रुपए फिरौती की मांग की। फिरौती के रुपयों का इंतजाम 2 दिनों में करने के साथ फिरौती के रुपयों का इंतजाम होने पर उन रुपयों को हैदराबाद वाली ट्रेन में रखने के लिए कहा गया। फिरौती की रकम का मैसेज मिलने के बाद थाने पहुंचे परिजनों ने छात्र के अपहरण की आशंका जताई है। पुलिस ने युवक के चाचा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है और कार्रवाई शुरू की। बाद में पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज कराया। एफआईआर दर्ज करने के बाद तुरंत हमने जांच करा। वो लड़का परसों में निकल चुका था, लगभग शाम को टाइम घर से निकला था। उसके बाद उन्होंने आए नहीं और अगले दिन पूरा दिन उनका परिवारजन अपने आप को तलाश लिया। तलाश लेने के बाद उनका सूचना मिलने के बाद उनका मोबाइल मैसेज आने के बाद पुलिस का सूचना दी। पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज करके टीम गठित कर तुरंत काम लगे। तो सस्पेक्टेड लोग 2 लोग ले आके पूछताछ कर रही पुलिस और साथ साथ हमने टीम गठित कर ली। एसपी आर्य का नेतृत्व में 2 सीओ और 3 एसएचओस लगा है। पुलिस जल्दी से जल्दी काम करेगी और क्राइम ब्रांच स्वाट टीम भी लगी है। और अब खबर औरैया से। यहां पर उप जिलाधिकारी ने पुलिस की मदद से अछलदा थाना इलाके के इटेली गांव में पूर्व राज्य मंत्री रह चुके विनोद यादव और उसके परिवार की ग्राम सभा की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। इस जमीन को फिर से ग्राम सभा में वापस लाया गया। बुलडोजर की मदद से जमीन को खाली कराया गया। औरैया से खबर, अवैध कब्जे पर यहां बुलडोजर चला। और अब खबर आजमगढ़ से है। यहां पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक मकान के बाहर सो रहे शख्स की उसके छोटे भाई ने ही हत्या कर दी और थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आजमगढ़ से यह खबर, आरोपी भाई ने थाने में जाकर सरेंडर किया। भाई ही भाई का हत्यारा बना है। और बड़ी खबर, हाईकोर्ट में नियुक्त 7 नए एडिशनल जजेस का शपथ ग्रहण है। आज सुबह 10 बजे चीफ जस्टिस गोविंद माथुर इन्हें शपथ दिलाएंगे। चीफ जस्टिस कोर्ट रूम में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इनका शपथ ग्रहण होगा। हाईकोर्ट के महानिबंधक समेत 7 न्यायिक अधिकारी एडिशनल जज बनाए गए। आज शपथ ग्रहण होगा इनका और शपथ दिलाएंगे चीफ जस्टिस गोविंद माथुर। हाईकोर्ट के महानिबंधक समेत 7 न्यायिक अधिकारी एडिशनल जज बनाए गए हैं और इन सभी का शपथ ग्रहण आज हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर, इन्हें सुबह 10 बजे का वक्त था शपथ दिलाने का। और एक बड़ी खबर, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह दिल्ली पहुंचे हैं। सल्ट विधानसभा उपचुनाव को लेकर नामों पर मुहर लग सकती है। प्रदेश की तरफ से 2 नाम दिए गए हैं। गंगा पंचोली और विक्रम रावत का नाम पार्टी आलाकमान को भेजा गया है। विक्रम सिंह रावत प्रबल दावेदार है। प्रभारी देवेंद्र यादव के साथ संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से वो मुलाकात करेंगे। 2 नाम दिए गए हैं प्रदेश की तरफ से, गंगा पंचोली और विक्रम रावत का। ये दोनों नाम पार्टी आलाकमान को भेजे गए हैं। सल्ट विधानसभा उपचुनाव में 2 प्रत्याशी
इन्हीं दोनों में से किसी एक को बनाया जाए, ऐसा रिकमेंड किया है उत्तराखंड कांग्रेस ने। केसी वेणुगोपाल जो कि प्रभारी हैं, महासचिव हैं, उनके पास ये नाम भेजे गए हैं। सल्ट विधानसभा उपचुनाव को लेकर नामों पर कांग्रेस मुहर लगा सकती है। 2 नाम आगे फॉरवर्ड किए गए, प्रदेश की तरफ से ये 2 नाम फॉरवर्ड किए गए। और अब बात गांव के कदर की, यानी पंचायत चुनाव की, जिसकी अधिसूचना 27 मार्च को जारी हो सकती है। इस चुनाव पर पूरे प्रदेश की निगाहें हैं, क्योंकि जानकार इसे 2022 के चुनाव का सेमीफाइनल बता रहे हैं। और यही कारण है कि सभी राजनीतिक दलों ने पंचायत चुनाव को लेकर एक चोटी का जोर लगा दिया है। यूपी में पंचायत चुनाव का बिगुल बजने के लिए तैयार है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 27 मार्च को पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और उसी दिन इसकी अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर सभी राजनीतिक दलों की निगाहें हैं। जानकारी से 2022 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। ये चुनाव इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि 12 करोड़ से ज़्यादा वोटर इस चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सूत्रों की माने तो 27 मार्च को उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और उसी दिन आचार संहिता भी लग सकती है। लेकिन पंचायत चुनाव में इस बार काफी पेच भी है। पहले सरकार ने इन चुनाव में सीटों के आरक्षण के लिए 1995 को बेस ईयर बनाया था और उसके बाद सभी जगहों पर उसी के आधार पर सीटों को रिजर्व किया था। लेकिन फिर अचानक एक याचिका हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर की गई और हाईकोर्ट में इसमें सरकार को आदेश दिया कि बेस ईयर 2015 को बनाया जाए और फिर आनन फानन में सारी सीटों पर आरक्षण की स्थिति बदल गई। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि 30 अप्रैल तक 4 पदों पर चुनाव की प्रक्रिया को पूरी तरह से संपन्न करा लिया जाए और 25 मई तक जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के पदों पर भी चुनाव करा लिए जाए। दरअसल इन पंचायत चुनाव में 4 पदों पर प्रत्यक्ष रूप से वोट पड़ते हैं, यानी इन 4 पदों पर जनता वोट देकर सदस्य चुनती है। ये 4 पद हैं ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, ब्लॉक पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के। इनमें उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान के 58,194 पद हैं, ग्राम पंचायत सदस्यों के 7,31,213 पद हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य ये कहें कि ब्लॉक पंचायत सदस्य के 75,855 पद हैं और जिला पंचायत सदस्यों की संख्या 3,051 है। लेकिन जहां एक तरफ पंचायत चुनाव की तैयारी हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ आगरा के सुपहरा गांव के लोगों ने पंचायत चुनाव का बहिष्कार कर जिला मुख्यालय के ऑफिस के बाहर विरोध किया। गांव वालों का कहना है कि उन्हें वोट डालने के लिए गांव से 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अरे बनाएंगे ऐसे नहीं साहब, कैसी बात, हमने नहीं बनाएंगे तो वोट कैसे पड़ जाएंगे, बनाएंगे नहीं। जनवरी जो है 2021 से सब लोग लगे हुए हैं बूथ के लिए, अधिकारी उसमें नग्न हो गए, काम नहीं कर रहे हैं अधिकारी। बिल्कुल यहाँ से जाती है एप्लीकेशन है, वहीं जो है तहसील तक रह जाती है, वहाँ जो है SDM जो है वहाँ तहसील से वहाँ तक गाँव तक जाते हैं और रिपोर्ट नहीं लगा के देते हैं। समस्या हमारी है कि 1 जनवरी से डोल रहे हैं साहब, हमें बूथ अलग करवाने के लिए। हमारा बूथ अलग हो भी गया था, उस पर मतलब SDM साहब ने फिर भी कोई संज्ञान नहीं लिया, वो रुक गया। इसलिए हम DM साहब के पास आए थे तो DM साहब ने बोल दिया कि मतलब SDM के पास जाइए। SDM साहब के पास हम पहले जा चुके हैं, वहाँ से कुछ हुआ नहीं है। DM साहब ने SDM साहब का पता बता दिया। हमारी परेशानी है कि 8 किलोमीटर हमें वोट डालने जाना पड़ता है ग्राम पंचायत बड़खोल में। जब मैंने उनसे पूछा कि पिछले बार पंचायत चुनाव में केंद्र कहाँ था तो उन्होंने बताया साहब केंद्र वहीं था। सबकी अपनी डिमांड होती है, बट जो लोकल SDM होते हैं वह डिस्टेंस का हवाला देते हुए सारे वोटर्स का ध्यान रखते हुए वोटर हमें मतदान केंद्र बनाते हैं। दोबारा इस लेटर को SDM किराली को भेज दिया गया कि एक बार स्वतः अपना निरीक्षण करके और जो भी डिसीजन है ले लेंगे। ये चुनाव 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले काफी अहम है। वहीं कोरोना केसेस के बढ़ने के चलते अब राज्य निर्वाचन आयोग ने इन चुनावों को लेकर अपनी एक कोविड गाइडलाइन भी जारी की है, जिसमें चुनाव ड्यूटी में तैनात सभी कर्मचारियों को फेस मास्क पहनना होगा, मतदान केंद्र को सैनिटाइज किया जाएगा, हर आने जाने वाले का टेम्परेचर थर्मल स्कैनर से लिया जाएगा, सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। और इतना ही नहीं, अगर कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति भी चुनाव लड़ना चाहता है तो वो अपने किसी प्रतिनिधि को रिटर्निंग अफसर के पास भेजकर अपना नामांकन दाखिल करा सकता है। दरअसल जब इन 4 पदों पर चुनाव हो जाएंगे तो फिर यही सदस्य ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों को चुनेंगे, यानी वो
अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे और वहां जीत और हार कहीं ना कहीं सियासी दलों की उत्तर प्रदेश में 2022 को लेकर क्या तैयारी है ये बताने के लिए काफ़ी होगी। कैमरा से जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ।